हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमिति का बहुत बेहतरीन चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के संबंध में ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के, जिसमें से बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी आने। एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आएगा और एक लघु उत्तरी में आएगा। तो दोनों मिलाकर के लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कंपलसरी है आना। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है आना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आशा है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कोई भी सवाल आपको ऐसी नहीं होगी जो आप न लगा सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जुट जाइए बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए मन लगा करके। और मैं आशुतोष मिश्रा आपका बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर यानी लगभग 90% एबव लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड के एग्जाम में मैथ में 90+ नंबर आ जाए। तो जिस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं बस उसी आधार पर आप तैयारी करते जाइए। आशा है कि आप बहुत अच्छे नंबर मार्क्स करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें है ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले हम ऊंचाई और दूरी के बारे में जानने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, कुछ कोणों के बारे में जानते हैं। बिना उसके जाने हम किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हमें यह समझना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में जब तक हम चित्र यानी फिगर नहीं बना लेते हैं तब तक हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं। तो पहले हमें उसका चित्र बनाना सीखना है, उसका फिगर बनाना सीखना है, तभी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं एक कोण होता है अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण के विषय में हम समझते हैं अवनमन कोण होता क्या है। ठीक है, पहले हम अवनमन कोण को जानेंगे, उसके बाद उन्नयन कोण को जानेंगे, तब हमें कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अवनमन कोण क्या है? यह क्षैतिज रेखा, यह क्या है? क्षैतिज रेखा है। चल देखते हैं क्या भैया, यह क्षैतिज रेखा, यह क्षैतिज रेखा और उस रेखा के बीच का कोण है जो देखने वाले की आंख को क्षैतिज रेखा के नीचे किसी वस्तु से जोड़ती है। यानी यह क्या है? यह क्षैतिज रेखा और उस रेखा के बीच का कोण है। यानी क्षैतिज रेखा यानी नीचे वाली रेखा और उस रेखा के बीच का कोण जो आंखों को देखने वाली यानी इस रेखा के बीच के कोण आंख को क्षैतिज रेखा के नीचे की वस्तु से जोड़ती है। यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मापा जाता है, मतलब यहां से यहां तक ये कोई वस्तु है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये जो हमारा कोण बनेगा वह हमारा क्या हो जाएगा भैया? अवनमन कोण हो जाएगा। क्या होगा? अवनमन कोण होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। क्या कर रहा है? क्षैतिज रेखा, और ये इस रेखा को हमने क्या कर दी भैया? क्षैतिज रेखा। ये नीचे वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा है, नीचे वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। अब इससे हम कहां देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ऊपर वाले तल से जो रेखा बन रही है, ये रेखा यानी वस्तु की रेखा, जो वस्तु से रेखा बन रही है नीचे किसी वस्तु से जोड़ती है। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारा कोण बनता है वही हमारा क्या होता है? अवनमन कोण कहलाता है।
क्या कहलाता है भैया? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? यानी ये क्या है, यह रेखा, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, क्या बनती है? ऊपर से नीचे की ओर मापा जाता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर ये जो कोण मापा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर मापा जाता है, इसलिए इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अवनमन कोण कहते हैं। दूसरा है, जब आप किसी इमारत की छत से नीचे सड़क पर किसी कार को देखते हैं। अभी क्या दिया है? ये मान लिया हमने इमारत की छत है, इमारत की छत है, और ये नीचे क्या हमारी कोई कार है, कोई गाड़ी है। करा जब आप किसी इमारत की छत से नीचे सड़क पर किसी कार को देखते हैं तो क्षैतिज और आपकी दृष्टि, ये जो आपकी दृष्टि है और ये जो क्षैतिज है के बीच का जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं भैया? अवनमन कोण कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब तक हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया? यह क्षैतिज रेखा और वस्तु की ओर देखने वाली प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच का कोण है। यानी जब कोई व्यक्ति, अब देखिए यहां एग्जांपल हम समझेंगे क्या कर रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत के शिखर को, अब मान लिया ये हमारी ऊंची इमारत की शिखर है, ये क्या है? इमारत है, और ये इमारत की क्या है? शिखर है, इमारत की शिखर है। कह रहा जब कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत के शिखर को देखता है, अब हमने मान लिया यहां पर कोई क्या है? व्यक्ति है, यानी यहां पर व्यक्ति की क्या है? आंख है। क्या है? आंख है, यानी व्यक्ति कोई है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है? ये व्यक्ति क्या है? यहां पर खड़ा है और ये इस वस्तु की इमारत के शिखर को देखता है। इसको देखता है? इमारत के शिखर को देखता है। तो क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा के बीच, यानी इसके बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यानी यह हमेशा नीचे की ओर बनता है, अवनमन कोण कहां बनता है? हमेशा ऊपर की ओर बनता है। तो जब ऊपर की ओर बनता है तो अवनमन कोण हो गया, और नीचे की ओर बनता है तो उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन मतलब नीचे, अवनमन मतलब ऊपर। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अवनमन मतलब ऊपर की ओर बनने वाला कोण है, उन्नयन मतलब नीचे की ओर बनने वाला कोण है, तो वह कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। इन्हीं दो कोणों के आधार पर हमारी ऊंचाई और दूरी का सवाल है। अब देखिए बेटा, अगर हम समझें कि ये उन्नयन कोण है तो ये क्या? थीटा है। हमें जब भी पूछा जाता है ये ऊंचाई, यानी थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, और ये क्या होता है? आधार होता है। तो जब भी हमें कोई सवाल पूछा जाएगा तो या तो लंब के विषय में पूछा जाएगा या तो आधार के विषय में, यानी या तो लंब के विषय में पूछा जाएगा या तो आधार के विषय में। अब हम देखते हैं लंब और आधार के विषय में कौन सा ऐसा सूत्र है जो संबंध में होता है। तो हम देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। या फिर cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जब लंब और आधार से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम सूत्र किसका लगेगा? tan या cot का। यानी अधिकतम जो सूत्र का प्रयोग हम करेंगे वह किसका करेंगे? tan और cot का प्रयोग करेंगे। इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर अधिकतम सवाल हम लगा सकते हैं। कहीं कहीं साइन का भी प्रयोग आएगा, जब कर्ण के निकालने की बात आएगी तब। अगर कर्ण के निकालने की बात नहीं आ रही है तो हमें साइन का प्रयोग नहीं करना है, हमें किसका प्रयोग करना है? केवल tan या cot का। मैक्सिमम अगर हम tan का प्रयोग करेंगे तो यह हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। यह हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। हम इसको tan को sin और cos में भी तोड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम tan का ही प्रयोग करना उचित माना जाता है। तो आइए हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन दिया भैया, एक क्षण की लंबाई, एक क्षण है और उसकी लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3। अब क्या देखिए ध्यान से, पहला एक क्षण है, एक क्षण की लंबाई, ये हमारा क्या है? क्षण है, ये क्षण की लंबाई है। अब कह रहा है इसकी छाया, छाया कहां बनेगी? यहां बनेगी। ये क्या है? इसकी छाया है। छाया से अनुपात, अनुपात, अनुपात मतलब इसका एक है, इसका √3 है, यानी इसका एक अनुपात है, इसका √3 है। हम इसको मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया, कितने इसका कोण बना भैया? ये हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। कह रहा है अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बनाता है कि सूर्य जो यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, जो सूर्य है यहां से इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु का यानी इस परछाई को देख रहा है, तो यह कितने अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि हमें हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा? लंब और आधार है, हमें अधिकतर tan का यूज करना है। किसका यूज करना है? tan का। तो देखिए अगर हम इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या है भैया? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब यानी BC, BC बटे आधार यानी AB, BC बटे AB, तो कितना हो गया? 1/√3। किसका मान है? tan थीटा का मान। अब देखिए 1/√3 tan में किसका मान होता भैया? अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर यहां कितना होता है? tan 30 अंश। कितना होता है? tan 30 अंश यानी 30 अंश का मान। तो थीटा, यहां थीटा की वैल्यू कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो यहां हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे भैया? सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। करा भूमि के एक बिंदु P पर, क्या भैया? भूमि के एक बिंदु P से, भूमि है, ठीक ना? भूमि, मान लिया ये भूमि है हमारी, ये क्या हमारी भूमि है। अब भूमि की करा एक बिंदु P से, मान लिया ये बिंदु P है हमारा, बिंदु P से चित्र में हम सवाल में जब तक हम चित्र नहीं बना लेंगे तब तक सवाल नहीं लग सकती है। तब तक क्या है? सवाल नहीं लग सकती है। ठीक है, तो जब तक हमें चित्र नहीं बना सकते तब तक हमारी सवाल नहीं लग सकती है। तो कोशिश करते हैं, पहले चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, तभी हम सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, ये हमने मान लिया बिंदु P है, ये मान लिया हमने क्या? बिंदु P है। फिर से देख लेते हैं, ये हमने चित्र बनाया, ये भूमि का बिंदु P है। बिंदु P है। अब कह रहा है P से एक 10 मीटर ऊंचे, कितने मीटर? 10 मीटर ऊंचे भवन के, यानी एक भवन बना रहा है, यहां से 10 मीटर ऊंचे भवन, एक हमने भवन बना दिया। ये कितना है? 10 मीटर ऊंचे भवन है।
10 मीटर ऊंचे भवन है, करा है भवन के शिखर का यानी इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये कोण कितना भैया 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। तो हमने इसको P माना है तो इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, ठीक है ना। 30 अंश है। अब फिर क्या करा, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यानी भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब एक ध्वज लहरा दिया गया है, कहां, इस शिखर पर, यहां पर शिखर पर एक ध्वज लहरा दिया गया है। अभी हमने ध्वज लहरा दिया, क्या है, एक ध्वज लहराया गया है, ये ध्वज हो गया हमारा, क्या हो गया भैया, ध्वज हो गया। ध्वज लहराया गया है, करा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी इसको P माना भैया, हम इसको P मानते हैं, ये बिंदु P है, ठीक है। चलिए इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मान। अब कह रहा ध्वज के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हमारा 45 अंश है। कितना दिया भैया 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी बताना है। क्या बताना है, बिंदु P से दूरी बताना है, ठीक ना। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी ये लंबाई जो हमारी है, ये लंबाई जो है ये हमें बताना है कि इसकी कितनी लंबाई होगी, और ये दूरी जो है हमने मान लिया इसको x मान लिया, यह कितना होगा। अब हम इसको h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको सवाल। तो सवाल देखेंगे तो क्या होगा, पहले देखें इसको P हमने माना, इसको Q, इसको R, इसको S मान। त्रिभुज देखे PQR में, त्रिभुज PQR में कौन सा त्रिभुज है, PQR में कौन सा कोण बन रहा है 30 अंश का। कितने अंश का बन रहा है 30 अंश का। तो tan से tan 30 अंश बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है QR है, क्या है भैया QR, यहां लिख दिया हमने QR बटे आधार कितना है PQ एंड tan 30 अंश का मान कितना है QR बटे PQ। तो यहां लिख देंगे हम tan 30 अंश बराबर QR कितना है 10 मीटर है, 10 बटे इसका मान कितना हमने माना है x। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो tan 30 अंश का मान रख देते हैं, tan 30 अंश का मान क्या होगा, क्या हमारा लिखा बेटा, tan 30 अंश बराबर 10 बटे x। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 10 बटे x। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी x का गुणा 1 में करेंगे तो x में 1 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 10√3, यानी x का मान जो ध्वज की ये दूरी है, यानी इसकी बिंदु P से Q तक के बीच की जो दूरी है, क्या कह रहा, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी यानी P से Q की दूरी कितनी है x है, कितनी भैया x है। तो x बराबर 10√3, तो x बराबर 10 गुणे √3 का मान होता है 1.732, तो हुआ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17.32 मीटर। कितना आ जाएगा भैया 17.32 मीटर। एक आंसर आ गया हमारा। अब हमें दूसरा आंसर लाना है, यानी ध्वज दंड की लंबाई। किसकी निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई। तो देखिए यहां से चित्र हमने क्या बनाया है, ये 10 मीटर ध्वज दंड है, तो इसको पूरा हम मिलाएंगे, ये पूरी दूरी मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा h + 10, ये कितना होगा QS,
यानी क्यू यस बराबर कितना हो जाएगा एच प्लस 10। अब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 45 अंश का। कितने अंश का बन रहा है 45 अंश का। और ये क्या है पी क्यू है, तो यहां से हम लिख देंगे tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा क्यू यस बटे पी क्यू। क्यू यस बटे पी क्यू, तो यहां लिख दिया हमने। क्या हो जाएगा tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा tan 45 अंश बराबर 10 प्लस एच बटे पी क्यू। पी क्यू यानी ये दूरी यक्ष दूरी, तो क्या हो जाएगा 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है बराबर 10 प्लस एच बटे पी क्यू का मान कितना हमने निकाला 17.32, यानी 17.32। अब इसके बटा 1 कर दो, तिरिया गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा भैया 17.32 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 10 प्लस एच। कितना हो जाएगा 10 प्लस एच। अब ये 10 है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो एच का मान आ जाएगा हमारा 17.32 माइनस 10, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। अब एच किसको माने हैं, तो एच देखिए किसको माने हैं, एच हमने किसको माना है ध्वज दंड की लंबाई को। किसको माना है ध्वज दंड की लंबाई को, तो यहां पर हम लिख देंगे ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ गई हमारी 7.32 मीटर। कितना आ जाएगा भैया 7.32 मीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताता हूं। क्या दिया है भूमि के एक बिंदु P से, यानी भूमि पर कोई एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है बिंदु P है, यहां पर है बिंदु P। कह बिंदु P से एक भवन है 10 मीटर ऊंचा का एक भवन है, ये भवन है हमारा 10 मीटर ऊंचा। यहां पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश बन रहा है 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है भैया 30 अंश बन रहा है। अब कह रहा है इस भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा दिया गया है, इसकी ऊंचाई मान लिया एच है, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का कोण बना रहा है। तो भवन से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी, यानी बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको मान लिया हमने x। और क्या पूछा ध्वज दंड की लंबाई। पहले हम इस त्रिभुज देंगे कि PQR में, किसमें देखेंगे PQR में, तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है QR बटे आधार कितना है PQ, और QR का मान कितना हमारा 10 मीटर। कितना है 10 मीटर, हमने लिख दिया 10 बटे इसका मान हमने क्या माना है x, यानी tan 30 अंश बराबर 10 बटे x। और tan 30 अंश का मान कितना होता है भैया 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू 10/s। x का तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x बराबर 10√3 आ जाए। अब √3 का मान कितना होता है 1.732, अब गुणा कर दिया तो आ जाएगा हमारा 17.32 मीटर। कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये किसका आ गया, किसका आया बिंदु P से भवन के दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी कितना होगा भैया 17.32 मीटर। कितना होगा 17.32 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा चित्र देखें। दूसरे चित्र में क्या है हमारा कितने अंश का कोण बना 45 अंश का, लेकिन दूरी कितनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये 10 मीटर, तो ये है प्लस एच, 10 प्लस एच हो जाएगा, यानी क्यू यस हो जाएगा एच प्लस 10। अब tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा क्यू यस बटे पी क्यू, तो क्यू यस बटे पी क्यू, और क्यू यस का मान कितना है एच प्लस 10 या 10 प्लस एच बटे पी क्यू का मान कितना निकाला हमने 17.32, यहां लग दिया 17.32, गुणा कर दिया तो आ जाएगा एच बराबर 17.32 माइनस 10,
10 घटा दिया तो आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, तो आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक हम त्रिकोणमिति में चित्र नहीं समझ लेंगे तब तक हमें क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप देखेंगे कि मैंने केवल tan का यूज किया है, यानी फॉर्मूला tan का। अधिकतर फॉर्मूले tan से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो tan से ही हम यूज करेंगे तो वो सवाल हमारे आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं क्या है। करा 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है 1500, यानी ये ऊंचाई हमारी 1500√3 है, यानी ये जो हमारा ऊंचाई है वह कितना है 1500√3 किलोमीटर। ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान यानी यहां पर वायुयान है, कोई क्या है वायुयान है। करा बिंदु ए से, वायुयान का बिंदु ए से, एक बिंदु ए है, कहीं पर स्थित बिंदु ए है, ठीक ना। बिंदु ए से उन्नतांश 60 अंश है, बिंदु ए से उन्नतांश, उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से, मान लिया ये हमारा कहीं बिंदु ए है, क्या मान लिया ये हमारा कहीं बिंदु ए है। और इससे उन्नतांश कितना हमारा, उन्नतांश कितना है 60 अंश है। उन्नतांश हमारा कितना भैया 60 अंश है, तो ये हमने बना लिया 60 अंश है। फिर कह रहा है 15 सेकंड पश्चात उन्नतांश 30 अंश हो जाता है, यानी 15 सेकंड पश्चात, कितने सेकंड पश्चात 15 सेकंड पश्चात। अब हम मान लेते हैं 15 सेकंड में वह कुछ दूरी तय किया होगा, अब ये चल रहा है तो 15 सेकंड में मान लिया यहां पहुंचा होगा, यानी यहां पर था, मान लिया इसको बिंदु सी मान लेते हैं, इसको बिंदु ए माना, ठीक ना, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब सी से कहां पहुंच गया डी, कितनी दूरी तय किया 15 सेकंड, कितना दूरी तय किया 15 सेकंड चला, कितना चला भैया 15 सेकंड चला। अगर आप 15 सेकंड पश्चात उसका उन्नतांश 30 अंश हो जाता है, कितना हो जाता है 30 अंश, यानी यहां पर उन्नतांश जो होता है उसका 30 अंश हो जाता है, कितना हो जाता है भैया 30 अंश हो जाता है। अब यहां पर हम मिला देते हैं, ये कितने अंश का बना लिया, ये हमारा 30 अंश का हो जाता है, कितना हो जाता है भैया 30 अंश का हो जाता है, कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। कह रहा है उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। अगर हम निकाल लें इस 15 सेकंड, यानी ये दूरी हम निकाल लें, कौन सी दूरी, ये दूरी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय किया। क्या निकाल लेंगे भैया, अगर सीडी की दूरी हमने निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय किया। अब जब 15 सेकंड में जितनी दूरी तय किया तो 60 मिनट में या 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो जब 3600 सेकंड में आ जाएगा तो इसका मतलब 1 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना क्या है सीडी की दूरी, क्या निकालना है सीडी की दूरी। तो सीडी की दूरी देखें तो यहां पर सीडी, अब इसको हम मान लें ई, क्या मानते हैं ई। तो आइए देखते हैं, दो त्रिभुज बन गया, कितने त्रिभुज बन गए भैया 2 त्रिभुज हमारे बन गए, कितने बन गए 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है 2 त्रिभुज हमारे बन गए। तो 2 त्रिभुज बन गए, तो आइए हम देखते हैं कैसे। पहला क्या बना है 30 अंश का, कितना बना है 30 अंश का, और दूसरा 60 अंश का। तो पहले हम tan 60 अंश से देखते हैं, कितना देखते हैं tan, यानी त्रिभुज दिया हमारा क्या, पहले हम लिखते हैं दिया है वायुयान की ऊंचाई, क्या दिया भैया वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई मतलब BC, मतलब BC हमारा कितना दिया है
1500√3 किलोमीटर। कितना दिया भैया? 1500√3 किलोमीटर, ठीक ना। अच्छा, अब उन्नतांश बिंदु ए पर, कहां पर? बिंदु ए पर सी से उन्नतांश, कितना दिया है? 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश। तो हम किससे निकालेंगे? त्रिभुज किससे? ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी से, किससे भैया? त्रिभुज ए बी सी से। यानी क्या क्या दिया है? ये दिया है और ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं इसको यक्स, और ये दूरी जो है हमारी, हमने इसको मान लिया वाई। तो यक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी से tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हमारा बीसी, आधार कितना है? ए बी। तो बीसी बटा ए बी कितना हो जाएगा भैया? बीसी बटा ए बी। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 बराबर बीसी कितना दिया है? 1500√3 अपॉन एक्स बटे एक्स लिख दो। तो √3 से √3 कैंसिल। अब त्रिज्या गुणा कर देंगे तो हमारा यक्स बराबर आ जाएगा 1500 किलोमीटर। कितना आ जाएगा भैया? 1500 किलोमीटर। यानी ये दूरी हमारी कितनी आ गई? ए से बी तक की दूरी 1500 किलोमीटर आ गई। यानी यक्स बराबर हमारा कितना आ गया भैया? ये हमारा कितना आ गया? 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम दूसरे त्रिभुज से देखते हैं। किस त्रिभुज से? दूसरे त्रिभुज से। तो चलिए दूसरे त्रिभुज से देखते हैं। आप किससे देखेंगे? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है यहां? ए ई डी में। इसमें ए यानी ये, ई और डी, त्रिभुज ए ई डी में। तो क्या लिखेंगे यहां? त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा भैया? वही tan से, तो लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा? 1500, यानी ईडी। लंब कितना है? ईडी है। तो यहां लिख देंगे भैया tan 30 अंश बराबर ईडी बटे कौन सी दूरी? ये ए ई, ए से ई तक की। तो यहां लिख दिया हमने ए ई, ईडी बटे ए। अब चूंकि ईडी बराबर किसके है? बीसी के बराबर है, और ए ई बराबर कितना हो गया भैया? एक्स प्लस वाई। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो मान लग देते हैं tan 30 अंश का मान, यानी tan 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारा ईडी। ईडी का मान क्या होगा? बीसी, यानी 1500। कितना हो जाएगा? 1500। इसके बराबर हो जाएगा 1500√3 किलोमीटर। चलिए तो देखते हैं tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1500√3 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है? √3, यानी 1/√3। सॉरी, कितना था भैया? 1/√3। इसका मान कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू 1500√3 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर ये गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो एक्स प्लस वाई का 1 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब इसका करेंगे √3 का √3 में कर देंगे 3 आ जाएगा। इसका मान लिख देंगे हम 1500 गुणे 3। अब एक्स का मान कितना है? 1500 प्लस वाई बराबर 15 4500, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा भैया? 4500। ये 1500 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1500। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर। मतलब
वायुयान क्या हो गया भैया, वायुयान 15 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 15 सेकेंड में 3000 किलोमीटर तय करता है। मतलब इतना तेज चलता है वायुयान, इतना तेज चलता है कि वह 15 सेकेंड में 3000 किलोमीटर चल देता है। अब हमें निकालने 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा भैया, 3000 बटे 15, 15 से काट देंगे तो 15 दूनी 30, यानी 200 किलोमीटर। यानी 1 सेकेंड में उसकी चाल कितनी होगी, 200 किलोमीटर। अब हमें निकालना 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड। यहां से निकाल लेंगे 3600 सेकंड में कितना हो जाएगा भैया, 3600 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 36 गुना 72 किलोमीटर, यानी 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे, तो आपको आशा है कि दूसरी बार समझ में जरूर आ जाएगा। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, यानी ऊंचाई और दूरी से, आपके लगभग 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। अब आप तैयार करते रहेंगे, अगर वीडियो देखते रहेंगे तो हो सकता है जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपके आ जाएं। तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा और सभी लोग तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप मैथ में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।